नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अपने बयान में फंसे अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना सोचे समझे सीएम योगी से घुसपैठिया बोल दिया, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का पलटवार आया है। तो कैसे दिया योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव के आरोप का जवाब और क्या बोले अखिलेश यादव, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात, सपा सांसद को बड़ा झटका। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद को लेकर आदेश जारी किया है, जिससे उन्हें जोरदार झटका लगा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात, बलिया में पुलिस मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और 25,000 के इनामी पशु तस्कर मुन्ना यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। तो कौन था यह आरोपी, कैसे पुलिस ने मुन्ना यादव को पकड़ा, सब कुछ बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात, मस्जिद में तिगड़ा खेल। बागपत जिले में ट्रिपल मर्डर केस में नई जानकारी सामने आई है, जिसमें 89 पर केस दर्ज हुआ है। बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है बागपत में। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बयान ने तहलका मचा दिया है। अखिलेश यादव ने एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया करार दिया। क्या बोले अखिलेश यादव, आप भी सुनिए। 11 सालों से आप क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? यादव ने दावा किया कि जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं, हम चाहते कि उन्हें उत्तराखंड भेजा जाए। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ घुसपैठिया नहीं है, बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी वो घुसपैठिया है। अखिलेश ने पूछा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं थे, वो किसी और पार्टी से आए हैं, तो इन घुसपैठियों को कब निकाला जाएगा। यानी सीधे सीधे अखिलेश यादव ने सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही, लेकिन उनके तरीके ने हलचल मचा दिया है। भाजपा ने इसे अखिलेश की हताशा का परिचायक बताते हुए कड़ा पलटवार किया, लेकिन सबसे तीखा जवाब आया यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल का, जिन्होंने अखिलेश के बयान को न केवल खारिज किया, बल्कि इसे सपा की सांप्रदायिक राजनीति का प्रमाण भी ठहराया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव का ये दिवालियापन है, उनके पास टिप्पणी करने का कुछ नहीं बचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बड़ा विकास किया है, अखिलेश यादव अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। यह उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जब अपने गुरु के पास आए थे, तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य होता था। आज उत्तराखंड हमारा सिरमौर है और बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या से योगी आदित्यनाथ की तुलना करना, ये उनका बौद्धिक दिवालियापन है। कुल मिलाकर ये विवाद यूपी की सियासत को नया मोड़ दे रहा है, जहां व्यक्तिगत हमले नीतिगत बहस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो सपा सांसद से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर से सपा के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें अपनी चौथी पत्नी रुमाना को हर महीने 30,000 रुपए भरण पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया है। साथ ही विवाद सुलझाने के लिए 3 महीने का समय देते हुए मध्यस्थता केंद्र में समझौते की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह फैसला न केवल नदवी के निजी जीवन को प्रभावित करेगा,
बल्कि सपा की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है। खासकर जब पार्टी महिला सशक्तिकरण का दावा करती है। उनका राजनीतिक सफर आजम खान की छत्र छाया से शुरू हुआ था, लेकिन आजम की जेल जाने के बाद वो सपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरे बन गए हैं। लेकिन उनका निजी जीवन विवादों से घिरा रहा है। 22 अक्टूबर 2012 को रुमाना से उनका निकाह हुआ। रुमाना को शादी के बाद पता चला कि नदवी की पहले 3 शादियां हो चुकी है। पहली पत्नी की कैंसर से जान चली गई थी, जिससे 2 बेटियां भी हैं। उसके बाद 2 और निकाह और एक रुमाना चौथी पत्नी बनी। अभी एट प्रेजेंट नदवी अपनी 5वीं पत्नी के साथ रहते हैं। विवाद की शुरुआत 2015 में हुई, जब रुमाना ने आगरा कोर्ट में नदवी के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न, भरण पोषण न देने का केस दर्ज कराया। रुमाना का आरोप था कि शादी के बाद नदवी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें आर्थिक रूप से परेशान रखा। कोर्ट में रुमाना ने मासिक भरण पोषण के लिए मोटी रकम की मांग की, जो अब 30,000 रुपए पर तय हो गई है। ये विवाद 2027 चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बलिया से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 25,000 रुपए के इनामी पशु तस्कर मुन्ना यादव को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना रात को जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक जंगल में हुई, जहां पुलिस और तस्करों के बीच गोलीबारी हुई। मुन्ना के पैर में गोली लगी और उसके साथी फरार हो गए। ये मुठभेड़ न केवल पशु तस्करी के खिलाफ यूपी सरकार की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि बलिया जैसे सीमावर्ती जिले में अपराधियों पर नकेल कसने का संदेश भी देती है। मुन्ना यादव बलिया के भेलवारी गांव का निवासी है, जो लंबे समय से पशु तस्करी का सरगना रहा है। खासकर नेपाल सीमा से सटे इलाकों में उसके खिलाफ 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें पशु तस्करी, अवैध हथियार और चोरी शामिल है। 2024 में बलिया पुलिस ने उसके सिर पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुन्ना का गिरोह गायों को नेपाल भेजने का काम करता था, जो न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता। पुलिस के अनुसार मुन्ना ने पिछले 2 वर्षों में 200 से अधिक गायों की तस्करी की, जिससे राज्य को करोड़ों का चूना लगा। मुठभेड़ का घटनाक्रम रविवार रात 11 बजे शुरू हुआ। बलिया के एसएसपी ओमवती मिश्रा को गुप्त सूचना मिली कि मुन्ना और उसके 3 साथी सिकंदरपुर के जंगल में पशु तस्करी की योजना बना रहे हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई, जिसमें 20 पुलिसकर्मी शामिल थे। जंगल पहुंचते पुलिस ने घेराबंदी की। मुन्ना ने भागने की कोशिश की और गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने एक गोलियां चलाई, जो मुन्ना के दाएं पैर में लगी। उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ में पुलिस ने मुन्ना के कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। घायल मुन्ना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। एसएसपी ओमवती मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मुठभेड़ पशु तस्करों को चेतावनी है। योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुन्ना जैसे तस्कर अब सुधरेंगे या पुलिस को और सतर्क रहना पड़ेगा। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो बागपत से जुड़ी है। बागपत जिले के गांगनौली गांव में मस्जिद के अंदर हुए 13 हत्याकांड ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और 2 मासूम बेटियां सोफिया और सुमैया की निर्मम हत्या के बाद नई परतें खुल रही हैं। मंगलवार को मुफ्ती ने मस्जिद और गांव छोड़ दिया। उनका दिल टूट चुका था। घटना के बाद हिंसा पर 89 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जो सवाल उठाता है कि आखिर मस्जिद में ऐसा तिगड़ा खेल क्यों खेला गया। पुलिस जांच में अभी संदिग्धों का सुराग नहीं लगा है, लेकिन सामुदायिक तनाव चरम पर है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए
और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच जारी है। अब आगे जांच में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।